हेलो हेलो भाई सबको। दिख रहा हूँ, आवाज़ आ रही है मेरे को यार। कोई फटाफट एक डेट्स बता दो सारी एफओएमसी की, जो भी रही हैं। और मैं सीधा टिकर लगाता हूँ, है ना, क्योंकि 10 मिनट बाद कैंडल्स देखने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो एफओएमसी की सारी डेट्स मैं खुद देख लेता हूँ यार, फटाक से जो है अपन एनालाइज करेंगे। S&P आज जो डाइवर्जेंस रहेगा ना, डाउ, S&P और नैस्डैक में, वो भी देखने लायक होना चाहिए। करते हैं डिटेल में बात। टीम यार बता दो एक बार सबको कि लाइव स्टार्ट हो गया है। जिसको ज्वाइन करना है वो कर लेगा, है ना। इन द मीन टाइम मैं थोड़ा अपना सेटअप जमाता हूँ। S&P कहाँ गया भाई। FOMC डेट्स 2022 से शुरू करते हैं, मार्च, है ना। तो 2022 चलो आपके सामने ही लगा लेता हूँ, सो दैट आपको भी दिखे क्या कर रहा हूँ। 1 डे चार्ट फटाक से निपटा देते हैं। आवाज़ क्लियर है ना सब? कमेंट्स में देख लेता हूँ। चलो वही सब बढ़िया है, कनेक्टेड है। 400 से ज़्यादा लोग हैं। टीम इन्फॉर्म कर दो। आज मेन जो है ना, वो जेरम पावल की स्पीच रहेगी। रेट हाइक तो ठीक है, मतलब कुछ सरप्राइज नहीं आया तो, बट स्पीच उसकी सुनना ज़रूरी रहेगी, वो अपन साथ में सुनेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है यार, तो ज़रा एक इस पे पिछली एफओएमसी डेट्स क्या रही हैं और क्या प्राइस एक्शन रहा है वो देख लेते हैं। तो मार्च से रेट हाइक शुरू हुआ है ना, मार्च 2022, 16 मार्च। चलो उल्टा ही शुरू करते हैं यार, तो पीछे से जाना पड़ेगा। तो एक तो 1 फरवरी रही है ना, तो मैं ज़रा बस मार्क कर रहा हूँ वो सारी डेट्स। 1 फरवरी, 1 फरवरी को एफएमसी थी, तो उसके बाद का प्राइस एक्शन ये था, है ना। ऊपर गया फिर नीचे। उसके पिछली कब थी? दिसंबर में थी, 14 दिसंबर। कुछ गलत कर रहा हूँ तो बता देना भाई। 14 दिसंबर। ठीक है, सीधा फ्री फॉल था। फिर 2 नवंबर, उस दिन गिरा था, फिर रिकवरी। फिर 21 सितंबर, 21 सितंबर गिरा, उधर भी फ्री फॉल था। 27 जुलाई, 15 जून, ये बुलिश पीरियड थे। 27 जुलाई और 15 जून।
ये था यहाँ से 15 जून। ये बियर मार्केट रैली की ज़बरदस्त सॉलिड, इसको बियर मार्केट रैली बोलते हैं। और ये देखो आप मिडिल फिंगर पैटर्न टेक्निकल्स पे आज भी वैसे ही हो सकता है, देखते हैं जो भी होगा साथ में देखेंगे। आज 15 जून, यही बॉटम बना था इसी FOMC के बाद। ठीक है, ठीक है। उसके पहले 4 मई और 16 मार्च। बताता हूँ भाई मैं ये क्यों एरियाज मार्क कर रहा हूँ। पहली रेट हाइक के बाद तो ज़बरदस्त रैली आई थी। अब देखो ये सारे एरियाज हैं, यहाँ पे देखो मार्केट जहाँ था वहाँ तो नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे रैली आई बहुत बड़ी, फिर ये उस दिन यहाँ था, उसके बाद इमीडिएट रिएक्शन दे रहा है मार्केट, है ना, इमीडिएट या तो अप या फिर डाउन। उसके बाद यहाँ देखो तो जुलाई जून में, है ना, उतना इमीडिएट रिएक्शन नहीं दिया, बट हाँ एक रैली तो आई और थोड़ा टाइम लगा पिक करने में। उसके बाद जुलाई में देखो इमीडिएट इमीडिएट स्पाइक ऊपर, है ना। जुलाई के बाद फिर सितंबर में नीचे, यहाँ पे नवंबर में बियर ट्रैप बना के ऊपर, और दिसंबर में फ्री फॉल, फिर एक रिकवरी, और ये था फिर लास्ट 1 फरवरी। 1 फरवरी को देखो बुलिश गैप अप अगले दिन, और उसके बाद बुल ट्रैप बना के क्या ज़बरदस्त फॉल। तो आज हम यहाँ पर हैं। डेली पे देखो क्या डॉजी बन रहा है एकदम। डॉजी बोलते हैं कैंडल स्टिक्स में, मतलब इनडिसाइसिवनेस, है ना। इसको रहने देता हूँ अभी, इसको अपन मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं, है ना, बल्कि 10 सेकंड कर देता हूँ, सो दैट और रियल टाइम व्यू मिलेगा आपको। स्क्रीन वगैरह दिख रही है ना, ये सब क्लियर है। यहाँ पे वॉल्यूम्स के भी बड़े बड़े बार्स दिखना चाहिए। ठीक है, और इधर एक SGX निफ्टी भी देखेंगे क्या रिएक्ट करता है। ठीक है भाई, आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ और फिर जैसे जैसे इवेंट होगा अपन बात करेंगे। बाकी 4 जो सिनारियोस थे, है ना, वो मैंने आज मेंबर्स लाइव में बात किए थे, और अभी जो मैंने वीडियो बनाया आई होप सबने देख लिया होगा कि क्या मिसकंसेप्शंस रहते हैं जनरली फेड इवेंट को लेके, है ना, कि फेड का रेट इंक्रीज करना इज़ बियरिश फॉर मार्केट, और फेड का रेट कट करना या पिवट करना इज़ गुड फॉर मार्केट। होता एक्चुअली उल्टा है, जो हम चार्ट्स पे देख भी सकते हैं, है ना। ठीक है, ये कोई स्केल एनालिसिस के लिए नहीं है, ये जस्ट रियल टाइम मार्केट कैसे मूव हो रहा है उसके लिए है ना। बाकी अपन देखेंगे डेली पर या आवरली पर, इस पे मैंने कुछ लगा के रखा होगा ऑलरेडी। 1 मिनट रुकना। वीकली देखेंगे यार, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, पहले आने दो प्राइस एक्शन। इसी पे था शायद, हाँ ये है। देखो ये ऑल टाइम हाई से एक ट्रेंड चल रहा है ना, और मुझे लग रहा है ये क्लासिक बुल ट्रैप है एकदम। बिल्कुल यहाँ पे ब्रेकआउट या रीटेस्ट, फिर एक ब्रेकआउट दिखा रहा है अभी तक, बट ये तो खैर 3800 वाला एरिया है, ये जब टूटेगा। बट इसको ओवरली पर एक ट्रेंड चल रहा था, वो भी देख लेते हैं। हाँ ओवरली पे ये ट्रेंड चल रहा है ना 15 मार्च से। तो आज अगर ये टूटता है ये ट्रेंड, तो दैट विल बी फर्स्ट सिग्नल। ठीक है, अभी फ़िलहाल देखते हैं रियल टाइम। देखो ये आ गया, फेड का डिसीजन क्या आया है देख लेते हैं।
अगर ऊपर जा रहा है तो टिकेगा या नहीं देखेंगे, पहले डिसीजन देख लेते हैं। और स्पीच जब सुनेंगे तो 12 बजे है ना, आधा घंटे बाद। ट्वेंटी 25 बेसिस एज एक्सपेक्टेड, है ना, यही था एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो मुझे लगता है एक बड़ा स्पाइक और वो वाला पैटर्न है ना ऐसा ही होना चाहिए मोस्ट लाइकली, देखते हैं। देखो, जिस तरह से हम ट्रेड में पोजीशन है, जो मेंबर्स हो कमेंट कर सकते हो। अपने लिए बेस्ट केस सिनारियो है कल मार्केट रैली करे बहुत तगड़ा, ऐसा निफ्टी एटलीस्ट 200-300 पॉइंट, ऐसा कुछ अगर ऐसा होता है तो ये बेस्ट केस है ना। कॉल्स जो लिए थे 16,850 के आसपास, और आज भी जो लिए हैं ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे कई टाइम्स। 16,850 वाले कॉल्स तो ऑलमोस्ट 15 गुना हो जाएंगे। 17,300 के कॉल पड़े हैं मेरे पास, और भी हैं। तो वहाँ पे फिर फ्रेश पोजीशन बनाने का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा पुट्स का। बट आज सुबह जो मेंबर्स पोल किया था उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स पे मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट एक छोटा सा स्पाइक देगा या रेंज में रहेगा इमीडिएट, और उसके बाद प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड फॉल होना चाहिए। मतलब वो आज से ही शुरू हो सकता है या कल से शुरू हो सकता है, देखेंगे। बट बहुत बड़ा कुछ प्राइस एक्शन दिखने के चांसेस थोड़े कम है। और देखो, बड़ी पिक्चर क्या है, 25 बेसिस पॉइंट हाइक किया ना, बड़ी पिक्चर सुन लो। कितने लोग लाए हुए हैं यार, 700 से ज़्यादा है ना। बड़ी पिक्चर समझो इस इंटरेस्ट रेट की, कि हाइकिंग साइकिल की, कि ये 4.5-5% तक आ गए इंटरेस्ट रेट। इसने सिलिकॉन वैली बैंक को, ऑब्वियसली इस वजह से ही हुआ, है ना। तो अब 4.75% अगर है तो यहाँ से या तो 4.5 हो जाए तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या 5 हो जाए तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 के आसपास है ना। तो ओवरऑल अगर ये हाइकिंग साइकिल ने बैंक्स को, जो भी बैंकिंग क्राइसिस आया है, दूसरे इंडस्ट्रीज़ में या दूसरे बिजनेसेस में भी कुछ ना कुछ क्राइसिस चल रहे होंगे, जो कि धीरे धीरे बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, तो आज कोई इतना वो नहीं है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाना घटाना ज़रूर एक सरप्राइज़ हो सकता था, बट सरप्राइज़ पावल साहब देना नहीं चाहते। बट सुनेंगे उनकी स्पीच अभी आखिरी आधा घंटे में, मतलब अभी आधा घंटे बाद 12 बजे। ठीक है, और स्पीच बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है वो सब, और जो लाइव क्वेश्चंस होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहीं पर रहेगा, है ना। मेंबर्स ने भी बताया था कि 25 बेसिस पॉइंट ही होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है। बट जेरोम पावेल क्या बोलता है ना, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हैं, आगे क्या करने वाले हैं, और हाइक करेंगे, आगे कट करेंगे, क्या करेंगे, वो उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। बट मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा ऊपर रखेंगे, कल मतलब इस तरह का प्राइस एक्शन मुझे लग रहा है इस बार भी, जो लास्ट FOMC में दिखा था ऐसा। इसमें भी 25 बेसिस पॉइंट हाइक ही किया था 1 फरवरी को। तो ये बुलिश क्लोज हुआ था, अगले दिन गैप अप हुआ था, और बस वहीं से गिरना शुरू। तो अपना भी ऐसे ही कुछ सीन बन जाए, कल गैप अप हो जाए निफ्टी, वहाँ पे कॉल्स निकालो बढ़िया, है ना यार, रैली पे जो अच्छे खासे मल्टीप्लाई हो चुके होंगे, और वहाँ पे देखते हैं पुट्स ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे, या नए पुट की पोजीशन भी बना सकते हैं, देखेंगे क्या होता है। बस रेंज में ना रहे। ठीक है भाई, आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ।
और जेरोम पावेल की स्पीच सुनेंगे अभी थोड़ी देर में। क्योंकि मेजर जो मेन जो खेल है वो वहीं से होगा, असली जो बड़े बड़े स्पाइक्स दिखेंगे ना वो वहीं, क्या बोलता है, उस हिसाब से ही दिखेंगे। तो 12 बजे के बाद होगा री इलेक्शन। अभी तो ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था और उसको मार्केट ठीक ठाक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, बट उतना अभी कुछ वन वे रैली नहीं है अभी तक तो। मतलब ऐसी कि 1-2% बहुत मिनट से बढ़ गया हो, ऐसी भी रैली नहीं है। चाय है या कॉफी भाई? दूध है। रात में दूध पीता हूँ यार, मेरी बचपन की आदत, दूध पी के सोता हूँ, मस्त नींद आती है। रेट्स आर नाउ हाईएस्ट सिंस 2006। हाँ भाई। देखो एक और इंडिकेटर बताता हूँ यार आपको, मतलब आप बहुत लोग वीडियो नहीं देखते होंगे या जो भी है। एक और चीज़ दिखाता हूँ, अभी इसमें निफ्टी को देखेंगे बाद में। एक, जैसे अपना S&P विक्स और इंडिया विक्स होता है ना, इसी तरह बॉन्ड मार्केट का इंडेक्स होता है ये, वोलेटिलिटी इंडेक्स, मूव, है ना। तो बॉन्ड मार्केट जो है, मैंने पहले ही बोला, ये होता है स्टॉक मार्केट का बाप, पैसे, पैसों के टर्म्स में। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो आज भी 162 के आसपास है, हालांकि अपने हाई से काफ़ी नीचे आ गए, बट अगर अभी हम जहाँ हैं, है ना, उस एरिया को मैं मार्क करूँ तो आप देखो हम कहाँ हैं। ऑलमोस्ट यहाँ कोविड के टाइम पे इतना बड़ा स्पाइक मारा था, ठीक है, और इतना बड़ा जनवरी 2008, मतलब रिसेशन के जस्ट पहले ही इतना स्पाइक हुआ था। तो हो सकता है ये थोड़ा नीचे आए और फिर एक बड़ी वोलेटिलिटी ऊपर की तरफ, जैसा ये यहाँ हुआ। तो जो भी है, ये तो दिखा रहा है कि छोटा मोटा करेक्शन नहीं मार्केट में, 20-30%। अब वो रैली के बाद आए तो अच्छा है, शॉर्ट टर्म रैलीज तो वो नहीं है। ठीक है, अगर इस पे और इसको प्रॉपरली देखना चाहें कंपैरिजन करके निफ्टी पर, ये देखो, जब ये बॉन्ड मार्केट में वॉलेटिलिटी शुरू हुई थी तो निफ्टी का टॉप ऑलमोस्ट बन गया था, ठीक है, और जैसे जैसे ये वॉलेटिलिटी बढ़ी, क्रैश, कैपिचुलेशन हुआ बेसिकली। इसी तरह यहाँ पर बॉन्ड मार्केट कोविड क्रैश के जस्ट पहले, यहाँ देखो, जनवरी 2020 में इतनी बड़ी ग्रीन बनने लगी थी इसमें, से अभी बन रही है ना। फरवरी में बहुत बड़ी ग्रीन, और मार्च में एक बहुत बड़ा स्पाइक यहाँ तक का, और फिर नीचे। तो कुछ कुछ प्राइस एक्शन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा देखो बड़ा सोचना पड़ेगा। आज एक आध 2 दिन की रैली, 1-2-3%, ये सब छोटा मोटा देख के कुछ नहीं होगा। देखो भैया, मिडिल फिंगर पैटर्न बन रहा है भैया ना, वो बोला था मैंने खतरनाक पैटर्न होता है ये। अभी तो देखो, अभी जेरोम पावल क्या बोलता है, असली मज़ा जैसे ही जेरोम पावल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा, उसके बाद देखना आप स्विंग बड़े। हो सकता है एक बार और न्यू हाई बना दे आज का, या फिर लो तोड़ के सीधे ही घुस जाए। मतलब जो भी होगा बड़ा होगा, पावल जो भी बोलता है उसके ऊपर। तो बने रहो अगले 1 घंटे, मतलब 12:30 बजे तक तो एटलीस्ट जागना पड़ेगा भाई। जल्दी सो जाता हूँ मैं, वैसे मेरा सुबह क्रिकेट होता है, बट आज तो जागना पड़ेगा। पावल पे एकदम, पावल की अपन क्या बोलते हैं,
उतार देंगे आज, मतलब अच्छे से पूरा स्कैनिंग कर लेंगे उसकी। डे लो क्या है इसका S&P का? डे लो तोड़े ना तो महा बियरिश होगा, मतलब इमीडिएट ही फिर कल से ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। डे लो है 3989, अभी तो दूर है डे लो से। क्या लगता है भाई, चलो एक लाइव मार्केट पोल कराया जाए कि आज S&P डे हाई पर क्लोज होगा या डे लो पर, दोनों में से एक होना चाहिए, है ना, बीच में क्लोजिंग हो इसके चांसेस थोड़े कम है ना। तो लाइव मार्केट पोल करते हैं अपन, टाइम पास करते हैं तब तक जब तक जरम पॉवल आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा, वो मज़ा भी आएगा। तो लाइव मार्केट पोल, ये अच्छा फीचर निकाला है यूट्यूब ने। तो मैं पोल कर रहा हूँ S&P क्लोजर टुनाइट। पहला ऑप्शन है डे हाई, दूसरा ऑप्शन रेंज, मतलब बीच में कहीं, और तीसरा ऑप्शन डे लो। चलो भाई वोट करो। चलो भाई, टीम के भी कुछ मैसेज हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर सकते हो सब लोग जो भी है, और जिसको वर्थ लगे वो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। 799 वाली ही करना, अभी सब कंटेंट उसमें ही है। ठीक है, तो उसमें लाइव मार्केट एक्शन होता है, जैसे अभी लाइव FOMC देख रहे हैं ना, ऐसे हम रोज लाइव देखते हैं निफ्टी। घुस गया यार ये तो, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो मार्क कर देता हूँ यार, साफ दिख रहा है मुझे चार्ट पे। एक मिनट रुकना, ये जो बड़ी कैंडल है ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बोलते हैं इसको, है ना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। इस कैंडल का हाई कितना है और लो कितना है? हाई है 4019 और लो है 4000। तो इसको ज़रा मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये दिन भर आज मतलब US के सेशन में काम आएगा। 4019 से लेके 4000। ये बॉक्स के नीचे आता है, समझो ये जो वायर्स घुसे थे, है ना, जो भी है, इनसे बड़े वाले सेलर्स यहाँ पर थे। तो ये एक बार टूटता है ना तो फिर और सेलिंग आएगी। अल्ट्रा है वो हाई वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट होते हैं डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में। हुआ तो मेंबरशिप में कभी उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, या लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स ये बहुत मैटर करते हैं, वैसे पोजिशनल में भी करते हैं बट इंट्राडे में थोड़ा ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इस रेंज के नीचे घुसे तो फिर अच्छा खासा टूटेगा मार्केट। क्या बोल रही भाई पब्लिक? वोटिंग में डे हाई पर 40% लोग वोट कर रहे हैं और डे लो पर 41%। तो भैया बुल और बियर में बड़ी डेमोक्रेसी है अपने व्यूअर्स में, हाँ?
412 वोट हैं, 800 से ज़्यादा लोग लाइव हैं। और वोट करो भाई, वोटिंग उसमें ही दिख जाएगी आपको, लाइव में जहाँ चैट बॉक्स होता है वहाँ। ठीक है, टीम बोल रही भैया कीप हिटिंग लाइक्स, लाइक ठोकते रहो अगर मज़ा आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो कोई मत ठोको फिर। अच्छा लगे तो ही लाइक ठोको। चलो यार, और कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। Fed says US banking system is sound and resilient. Fed says inflation remains elevated. Fed says it will continue reducing its balance sheet as planned. अरे फेड से ये सब तो चलता ही रहता है। 2008 के रिसेशन के 4 दिन पहले फेड ने बोला था कि कोई रिसेशन नहीं आएगा। तो अभी तक तो फेड का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, इन्फ्लेशन से लेके इंटरेस्ट रेट से लेके इकोनॉमी से लेके जो बोला है उसके अपोजिट अगर किसी ने किया है तो बढ़िया पैसा बनाया होगा। ये सिचुएशन है। ठीक है, तो फेड क्या बोल रहा है वो नहीं, बॉन्ड मार्केट देखो ना, बॉन्ड डील्स देखना बहुत ज़रूरी है भैया। इस बहाने याद आया, बॉन्ड डील्स, बॉन्ड मार्केट में क्या एक्शन है। बॉन्ड डील्स 10-2, ये 0.6 तक गया था अभी 11:30 के पहले। तो अब ये अन इन्वर्जन इसमें फिर से चालू हो गया है, 0.6 से 0.53 वापस आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना कम हो, मतलब 0.4 0.3। जब निफ्टी 16 800 850 था तब ये 0.34 था। तो अन इन्वर्जन होना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बोला था कि ये सारे स्टॉक मार्केट की क्रैश की शुरुआत यील्ड कर्व के अन इन्वर्जन से शुरू होती है। इन्वर्ट हुए 1% से ज़्यादा तक गए, अब वापस जब नॉर्मलाइज होंगे तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि बॉन्ड मार्केट में अब पैसा जाने लगा है, यील्ड्स स्टेबलाइज हो रही हैं, बॉन्ड मार्केट नॉर्मलाइज हो रहा है, डिमांड वहाँ पे बढ़ रही है, लोग बॉन्ड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पैसा कहाँ से आएगा, इक्विटीज से आएगा, रिस्की एसेट से आएगा, हाउसिंग से आएगा, इमर्जिंग मार्केट से आएगा, है ना। तो अनइन्वर्जन का मतलब वो है। तो ये इसमें बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती रहें, ये अच्छा है, मतलब एटलीस्ट इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया। ये देखो, ये लगातार गिर रहा था, है ना। मंथ का कर रहा हूँ, रुको, डे पर देखते हैं इसको, डे के बल्कि 1 आवर देखते हैं। ये देखो यहाँ पर 0.6 तक चला गया था, और ये देखो रेट हाइक अनाउंसमेंट के बाद अनइन्वर्जन शुरू हो रहा है। इस अनइन्वर्जन का एक और मतलब ये है कि अब आने वाली फेड मीटिंग्स में, एफओएमसी में, फेड रेट कट कर सकता है। ठीक है, इसका एक मतलब ये भी है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट पीक पर आ रहे हैं, 5% के आसपास। इससे ज़्यादा करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, मतलब फिर जाने कितने सिलिकॉन वैली बनेंगे और मतलब लंका ही लग जाएगी। तो मार्केट वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है। बेस्ट केस बता रहा हूँ, अगर आज 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो जाता है ना, या पॉज भी हो जाता, तो ये बियर्स के लिए अच्छा होता, क्योंकि वहाँ से क्रैश की शुरुआत हो जाती, क्रैश। अब जो गिरेगा मार्केट शायद उसमें उतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी या उतने तेज़ी से नहीं गिरेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना मतलब इकोनॉमी इज़ गुड, इकोनॉमी झेल सकती है, तभी सेंट्रल बैंक बढ़ा रहे हैं रेट। तो इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो अभी भी ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई हैं। कुछ चीज़ें बता रही हैं कि होने वाली हैं ख़राब, बट अभी तो नहीं हुई हैं। तो इमीडिएट फॉल के चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं अब, है ना, इंटरेस्ट रेट हाइक से। कट होता तो मज़ा आता। और देखते हैं बाकी, पॉवेल हो सकता है अगर इस तरह की कोई कमेंट्री दे कि भाई दिक्कतें हैं और अब नहीं करेंगे या अब पॉज करेंगे या कट करने वाले हैं, वो क्या बोलता है वो तो उसके ऊपर है अब। सर आप 10 सेकंड की कैंडल्स क्यों, भाई 10 सेकंड सिर्फ लाइव प्राइस एक्शन देखने के लिए है ना, रियल टाइम व्यू, कोई एनालिसिस नहीं होता इस पर। वोट में तो भाई डे लो के ज़्यादा आ रहे हैं, बट डे हाई वाले भी अच्छे खासे हैं, मतलब
आप ये समझो 38% लोगों ने कॉल बाय करके गए हैं आज, और 41% लोग पुट बाय कर गए हैं। कुछ हमारे जैसे हरामी हैं जो दूर के कॉल भी खरीद लिए थे और पुट तो है ही। जब रेंज में रहेगा तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा प्रीमियम लॉस झेल लेंगे, बट रेंज में रहने के चांसेस कम रहेंगे। और कुछ पोल कर सकते हैं। निफ्टी कल क्या होगा, गैप अप गैप डाउन, वो तो खैर पावेल की स्पीच के बाद ही पता चलेगा। बट जो भी है, कल के बाद से एक ट्रेंड शुरू होना चाहिए। कल गैप अप होता है तो नीचे की तरफ बेस्ट केस तो वही है यार, 17,400 तक आ जाए, कॉल स्मॉल से एकदम हाथ धो के निकलें, और फिर देखेंगे कुछ वहाँ से नया ट्रेड। ये देखो जो बॉक्स बनाया है ना मैंने, वहीं पर ही बड़े बायर्स हैं, जो वॉल्यूम दिख रहा है ना, तो वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वही मार्केट इससे ज़्यादा नीचे ना जाए। बट ये सब बहुत छोटे लगने लगे हैं बॉक्स, अभी पॉवेल की कमेंट्री शुरू होने दो। कुछ हाइलाइटेड कमेंट्स हैं यार, वही पढ़ लेता हूँ यार, क्योंकि बहुत सारे हो गए। विकी मेंबर फॉर 8 मंथ्स। विकी भाई पूछ रहे हैं, भाई यू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स? नहीं यार, बॉन्ड में तो नहीं, बट मैं तो अपने ट्विटर स्पेस और यूट्यूब लाइव में बोलता था कि गोल्ड 1600 1650 डॉलर यहाँ कहीं आएगा तो मैं सबसे पहले पहले उसमें इन्वेस्ट करूँगा। मैंने बताया भी था कैसे करूँगा, MCX पे। ठीक है, तो वो मेरा एक बहुत बढ़िया पोजिशनल ट्रेड बोल सकते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट क्या, फिजिकल वगैरह में इससे ज़्यादा मैं इसी में करता हूँ, एक्सचेंजेस में। तो वो ज़बरदस्त चला, बॉन्ड में नहीं किया था मैंने। बट बॉन्ड में अगर US के बॉन्ड में करना होता तो मैं डेफिनेटली करता। इंडियन बॉन्ड्स में करना से अच्छा है कि क्यों ना स्टॉक मार्केट ही शॉर्ट किया जाए। US बॉन्ड में करने में कोई बुराई नहीं है वे, बट फिर भी शायद अवॉइड करता है यार, क्योंकि बहुत वोलेटाइल है यार मैक्रोज। अभी भी यील्ड कर्व इन्वर्जन अनइन्वर्जन नहीं हो रहा, 1 साल हो गया। ठीक है, वो हिस्टोरिक है, इतना टाइम कभी लगातार इतना अनइन्वर्टेड आई थिंक शायद कभी नहीं हुआ, या एक आध बार .com क्रैश के टाइम पे हुआ होगा। चलो यार, 5 मिनट में जेरोम पावल की स्पीच शुरू होने वाली है, तो अपन लोग कर लेंगे कीप क्वाइट। और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ सब लोग वो स्पीच को ज़रूर सुनो, देखो, सुनो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये इसके आधे घंटे की सुन लोगे तो कई दिन और कई हफ्ते सेट रहेंगे, मार्केट में क्लैरिटी रहेगी कि भाई सेंट्रल बैंक के क्या प्लान है ना, और बहुत क्लूज भी मिल जाते हैं। तो इसकी स्पीच को लाइव सुनो, फेड की वेबसाइट पे ही मिल जाती है। ठीक है, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। क्योंकि क्या है, जेरोम पावेल जो बोलता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही उसके बाद फिर डिटेल में बात होगी। ठीक है यार, मैं लिंक दे रहा हूँ, टीम इसको पिन कर देना, या मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, सब लोग सुनो, है ना, जो भी हो, बुल हो बियर हो, नॉलेज को थोड़ा सीरियसली लो, है ना। ये नहीं कि बस कॉल खरीद लिया चल गया तो चल गया, नहीं तो ज़ीरो। पुट खरीद लिया चल गया तो चल गया, नहीं तो ज़ीरो, ऐसे नहीं।
थोड़ा समझदारी से करोगे ना तो लॉस लेने में भी थोड़ा प्राउड फील होगा कि चल यार एक एजुकेटेड व्यू लिया था, तरीके से प्लान करके किया था, नहीं चला कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ बिजनेस। बस जहाँ अंधाधुंध तुक्के मारना शुरू करो वहाँ ट्रेडिंग से ना होके वो गैम्बलिंग हो जाती है। रिप्लेस पिंड मैसेज क्या है भाई? चलो इसको 1 मिनट। एंड कर देता हूँ ये पोल। 39% या रहने दो कि फेड की इसकी पावल की स्पीच की बात करूँगा एंड पोल। तो ठीक है यार, ये लिंक दिए देख लो जो लोग भी हैं अभी इसमें लाइव, ये चैट पे दिख जाएगी लिंक। फेडरल रिजर्व की वेबसाइट है, या गूगल पे टाइप करो FOMC लाइव, है ना। पहला जो है वो पहली लिंक इसी की होगी, फेडरल रिजर्व की वेबसाइट की। तो देखते हैं भाई ये क्या बोलता है। आप भी सुन सकते हो चाहो तो, मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा थोड़ा, या अपने एंड पर भी देख सकते हो। तो इसकी स्पीच ख़त्म होने के बाद फिर अपन डिटेल में बात करेंगे कि अब क्या होगा निफ्टी में और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में। चलो यार एक पोल और करते हैं कि किसके पास कॉल ज़्यादा है या पुट ज़्यादा है है ना। व्हाट पोजीशंस यू हैव टुमारो, लॉन्ग या शॉर्ट, है ना। मतलब नेट, बहुत लोग हमारे जैसे हैं जो लॉन्ग्स भी रहते हैं शॉर्ट भी रहते हैं, नेकेड नहीं ट्रेड करते। तो बट अगर नेट शॉर्ट है तो नेट शॉर्ट। तो ये पोल करता हूँ यार, उसके लिए ये एंड करना पड़ेगा। चलो ये वाला पोल एंड करता हूँ। कल ज़्यादातर लोग लॉन्ग या शॉर्ट, इस पे पोल करते हैं। लॉन्ग, नेकेड लॉन्ग नेकेड शॉर्ट, है ना और उसके बाद नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट, है ना। नेट लॉन्ग और नेकेड लॉन्ग समझो, नेकेड लॉन्ग मतलब पुट मुट कुछ नहीं है, सिर्फ कॉल रखें चल गया तो चल गया। और नेकेड पुट मतलब, नेकेड शॉर्ट मतलब पुट्स हैं या जो भी है और कुछ हेज पोजीशन नहीं है, ठीक है। और नेट लॉन्ग मतलब कि अगर ज़्यादा कॉल्स हैं और पुट्स कम है। और नेट शॉर्ट मतलब पुट्स ज़्यादा है और उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कुछ कॉल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो इस पे वोट करो, देखें भाई नेकेड कितने हैं और नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट कितने हैं, और ऑनेस्टली वोट करना भाई। चलो यार पावल की स्पीच शुरू होने वाली है, तो ये ऑन कर लेता हूँ और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ, अगर आपको सुनाई दे तो बताना। म्यूजिक चल रहा है अभी तो। अब देखना जैसे जैसे ये वो बोलेगा वैसे वैसे आपको टिकर पे बड़े बड़े कैंडल्स दिखेंगे। यार मेरी स्क्रीन पे लगाऊंगा तो मुझे फिर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है इससे है, मेरी स्क्रीन से, तो सुनाई सबको देगा।
Good afternoon. Good afternoon. Before discussing today's meeting, let me briefly address recent developments in the banking sector. In the past 2 weeks, serious difficulties at a small number of banks have emerged. History has shown that isolated banking problems, if left unaddressed, can undermine confidence in healthy banks and threaten the ability of the banking system as a whole to play its vital role in supporting the savings and credit needs of households and businesses. That is why, in response to these events, the Federal Reserve, working with the Treasury Department and the FDIC, took decisive actions to protect the U.S. economy and to strengthen public confidence in our banking system. These actions demonstrate that all depositors' savings in the banking system are safe. With the support of the Treasury, the Federal Reserve Board created the Bank Term Funding Program to ensure that banks that hold safe and liquid assets can, if needed, borrow reserves against those assets at par. This program, along with our long-standing discount window, is effectively meeting the unusual funding needs that some banks have faced and makes clear that ample liquidity in the system is available. Our banking system is sound and resilient. सुनाई क्लियर दे रहा है ना पॉवेल की स्पीच We will continue to थम्स अप दे closely दो monitor conditions in the banking नहीं तो system वॉल्यूम and are बढ़ाओ prepared to use all of our tools as needed to keep it safe and sound. In addition, we are committed to learning the lessons from this episode and to work to prevent events like this from happening again. Turning to the broader economy and monetary policy, inflation remains too high and the labor market continues to be very tight. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. The U.S. economy slowed significantly last year, with real GDP rising at a below-trend pace of 0.9%. Consumer spending appears to have picked up this quarter, although some of that strength may reflect the effects of swings in the weather across the term of the year. In contrast, activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Committee participants generally expect subdued growth to continue. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at just 0.4% this year and 1.2% next year, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. And nearly all participants see the risks to GDP growth as weighted to the downside. Yet the labor market remains extremely tight. Job gains have picked up in recent months, with employment rising by an average of 351,000 jobs per month over the last 3 months. The unemployment rate remained low in February at 3.6%. The labor force participation rate has edged up in recent months, and wage growth has shown some signs of easing. However, with job vacancies still very high, labor demand substantially exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on wages and prices. The median unemployment rate projection in the SEP rises to 4.5% at the end of this year and 4.6% at the end of next year. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in January, total PCE prices rose 5.4%, excluding the volatile food and energy categories. Excluding those, core PCE prices rose 4.7%. In February, the 12-month change in the CPI came in at 6%, and the change in the core CPI was 5.5%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year, but the strength of these recent readings indicates that inflation pressures continue to run high. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.3% for this year, 2.5% next year,
and 2.1% in 2025. The process of getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point, bringing the target range to 4.75% to 5%. And we are continuing the process of significantly reducing our securities holdings. Since our previous FOMC meeting, economic indicators have generally come in stronger than expected, demonstrating greater momentum in economic activity and inflation. We believe, however, that events in the banking system over the past 2 weeks are likely to result in tighter credit conditions for households and businesses, which would in turn affect economic outcomes. It is too soon to determine the extent of these effects, and therefore too soon to tell how monetary policy should respond. As a result, we no longer state that we anticipate that ongoing rate increases will be appropriate to quell inflation. Instead, we now anticipate that some additional policy firming may be appropriate. We will closely monitor incoming data and carefully assess the actual and expected effects of tighter credit conditions on economic activity, the labor market, and inflation. And our policy decisions will reflect that assessment. In our SEP, each FOMC participant wrote down an appropriate path for the federal funds rate based on what that participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.1% at the end of this year, 4.3% at the end of 2024, and 3.1% at the end of 2025. These are little changed from our December projections, reflecting offsetting factors. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening in labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Colby Smith with the Financial Times. How confident is the committee that the recent stress that we've seen and you've alluded to is contained at this point, and that deposit flight among mid-sized lenders in particular has ceased? Thanks. So I guess our view is that the banking system is sound and it's resilient. It's got strong capital and liquidity. We took powerful actions with Treasury and the FDIC, which demonstrate that all depositors' savings are safe, that the banking system is safe. Deposit flows in the banking system have stabilized over the last week. And the last thing I'll say is that we're undertaking a thorough internal review that will identify where we can strengthen supervision and regulation. Follow up. I mean, given all of the stress and the uncertainty that you've also alluded to in the statement, how seriously was a pause considered for this meeting? So we did consider that in the days running up to the meeting, and you see the decision that we made, which I'll say a couple things about. First, it was supported by a very strong consensus, and I'll be happy to explain why. And really it is that the
The intermeeting data on inflation and the labor market came in stronger than expected, and really before the recent events, we were clearly on track to continue with ongoing rate hikes. In fact, as of a couple of weeks ago, it looked like we need to raise rates over the course of the year more than we expected at the time of the SCP in December, time of the December meeting. We are committed to restoring price stability, and all of the evidence says that the public has confidence that we will do so, that we'll bring inflation down to 2% over time. It is important that we sustain that confidence with our actions as well as our words. So we also assess, as I mentioned, that the events of the last 2 weeks are likely to result in some tightening of credit conditions for households and businesses, and thereby weigh on demand, on the labor market, and on inflation. Such a tightening in financial conditions would work in the same direction as rate tightening. In principle, as a matter of fact, you can think of it as being the equivalent of a rate hike, or perhaps more than that. Of course, it's not possible to make that assessment today with any precision whatsoever. So our decision was to move ahead with a 25 basis point hike and to change our guidance, as I mentioned, from ongoing hikes to some additional hikes, maybe some policy firming may be appropriate. So going forward, as I mentioned, in assessing the need for further hikes, we'll be focused, as always, on the incoming data and the evolving outlook, and in particular on our assessment of the actual and expected effects of credit tightening. Mr. Chairman, can you explain the difference between ongoing rate increases and firming? Does firming imply a rate increase per se, or could policy firm without you increasing rates? No, I think it's meant to refer to our policy rate. Really, I would focus on the words may and some, as opposed to ongoing. So we clearly were, what we were doing there was taking on board trying to reflect the uncertainty about what will happen. I mean, it's possible that this will turn out to have very modest effects. These events will turn out to have very, very modest effects on the economy, in which case, and inflation will continue to be strong, in which case, the path will might look different. It's also possible that this potential tightening will contribute significant tightening in credit conditions over time, and in principle, if that means that monetary policy may have less work to do. We simply don't know. So, Concerns that the hike we did today could further exacerbate the problem in the banks? No, I mean, with our monetary policy, we're really focused on macroeconomic outcomes. In particular, we're focused on this potential credit tightening and what can that produce in the way of tighter credit conditions. I think when we think about the situation in the banks, we're focused on our financial stability tools, in particular our lending facilities, the discount window, and also the new facility. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, in your testimony 2 weeks ago, you had indicated you thought the terminal rate would be higher. Obviously, that was before the stress in the banking sector. And I realize there's a lot of uncertainty, but can you explain at all to what extent your forecasts, or those of your colleagues, or those of the board staff incorporated today a material tightening of credit availability because of the stress in the banking sector, or are you waiting to see it in the data before you incorporate that potential tightening into your forecasts? So, we've just come from an FOMC meeting, and the people who write the minutes will be very carefully counting. But I'll tell you what I heard. What I heard was a significant number of people saying that they anticipated there would be some tightening of credit conditions, and that would really have the same effects as our policies do, and that therefore they were including that in their assessment, and that if that turned out not to be the case, that in principle you'd need more rate hikes. So some people did reflect that in their SCP forecasts. I think there may also just have been, remember, this is 12 days ago. We're trying to assess something that just is so recent, and it's people. It's very difficult. There's so much uncertainty. So December was a good place to start, and we wound up with very similar outcomes for December. And in a way, the data in the first 5 weeks of the intermediate period pointed to stronger inflation and stronger labor market. So that pointed to higher rates, and then this latter part kind of the
possibility of credit conditions tightening really offset that effect. To follow up, have you considered at all whether your primary tool, the funds rate, is going to be enough to sustain the kind of tighter financial conditions that you believe will be necessary without doing significant damage to the banking sector? Have you, for example, considered changing reserve requirements, selling assets out of the system, open market account, as a way to then achieve tighter financial conditions that don't accelerate deposit erosion, for example, from banks? We know that we have other tools in effect, but no, we think our monetary policy tool works, and we think many banks, our rate hikes were well telegraphed to the market, and many banks have managed to handle them. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, you, along with the FDIC and the Treasury, the Fed Board decided to invoke the systemic risk exception to allow uninsured depositors to be protected at these two banks. And I was just wondering if you could speak to why that decision was made. Was it purely a confidence issue, or was there a concern that there would be some sort of economic contagion or financial contagion from the failure of these banks? The issue was really not about those specific banks, but about the risk of a contagion to other banks and to the financial markets more broadly. That was the issue. Okay, and then can you also, just to follow up, can you speak to the role that you will be playing in the Fed's internal investigation on its supervision and regulation? So Vice Chair Barr is of course leading that review, and he's responsible for it in his capacity as Vice Chair for Supervision. I realized right away that there was going to be a need for a review. I mean, the question we were all asking ourselves over that first weekend was, how did this happen? And so what we did was early Monday morning we sat down and said, let's do this, and he was obviously going to lead it in his capacity. So I don't, my role was to announce it, and I get briefed on it, but I'm not involved in the work of it. Hi, Chair Powell, Howard Schneider from Reuters. So I want to go back to your February press conference. You mentioned the word disinflation, I believe, 9 or 10 times, a process that you felt was, I forget the word you used, but gratefully underway or something like that. Is disinflation still occurring in the U.S. today? Yes, I mean, what actually happened, Howard, was I got the question 12 times. So maybe it's a feature, not a bug. But yeah, absolutely absolutely the same. The story is intact. So it's really three parts, right? Goods inflation's been coming down now for 6 months. It's proceeding more slowly than we would have liked, but it's certainly proceeding. Housing services is really a matter of time passing. We continue to see the new leases being signed at much lower levels of inflation. So that's 44% of the core PCE index, where you've got a story that's ongoing. Where we didn't have in February, and we still don't have now, is a sign of progress in the non-housing services sector. And that is, that's just something that will have to come through softening demand and perhaps some softening in labor market conditions. We don't see that yet, and that's of course 56% of the index. So the story is pretty much the same. I will say that the inflation data that we got, to your point, really pointed to stronger inflation. If I could follow up on that, I was curious why you don't see more coming from the credit crunch, because it seems to me that's something that you'd actually welcome to a degree and expect. And are you not seeing more coming from that because you don't know, or because you just don't want to have another round of wishful thinking? So it's really just a question of not knowing at this point. There's a great deal of literature on the connection between tighter credit conditions, economic activity, hiring, and inflation. Very large body of literature. The question is, how significant will this credit tightening be, and how sustainable will it be? That's the issue. We don't really see it yet. So people are making estimates. People are publishing estimates, but it's very kind of rule of thumb guesswork almost at this point. But we think it's potentially quite real, and that argues for being alert as we go forward, as we think about further rate hikes. For us, we'll be paying attention to the actual and expected effects from that. Hi, Chair Powell, Jake Smiley from the New York Times. Thank you for taking our questions.
I wonder if you could talk a little bit, I know that you've got your internal review coming, but I wonder if you could talk a little bit about what you think happened with oversight at Silicon Valley Bank, and whether this suggests that something about regulation and supervision needs to actually change going forward. And I wonder, how can the American people have confidence that there aren't other weaknesses out there in the banking system, given that this one got missed, as you noted? So let me say what I think happened, and then I'll come to the questions around supervision. So at a basic level, Silicon Valley Bank management failed badly. They grew the bank very quickly. They exposed the bank to significant liquidity risk and interest rate risk, didn't hedge that risk. We now know that supervisors saw these risks and intervened. We know that the public saw all this. We know that SVB experienced an unprecedentedly rapid and massive bank run. So this is a very large group of connected depositors, concentrated group of connected depositors, in a very, very fast run, faster than historical record would suggest. So as for us, so for our part, we're doing a review of supervision and regulation. My only interest is that we identify what went wrong here. How did this happen is the question. What went wrong? Try to find that. We will find that. And then make an assessment of what are the right policies to put in place so that it doesn't happen again, and then implement those policies. It would be inappropriate for me at this stage to offer my views on what the answers might be. I simply can't do that. Vice Chair Barr is leading this, and I think he's testifying next week. So, but that will be up to him. So that's really where it is. The review is going to be thorough and transparent. It is clear to your last question. It's clearly we do need to strengthen supervision and regulation, and I assume that there will be recommendations coming out of the report, and I plan on supporting them and supporting their implementation. And the final point, can we feel confident that these weaknesses don't exist elsewhere, given that they got missed at this bank? These are not weaknesses that are at all broadly through the banking system. This was a bank that was an outlier in terms of both its percentage of uninsured deposits and in terms of its holdings of duration risk. And again, supervisors did get in there, and they were, as you know, obviously, they were on this issue, but nonetheless, this still happened. And so that's really the nature of the review, is to discover that. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. You've been very consistent in saying that the Fed would be raising interest rates and then holding them there for quite some time. Following today's decision, the markets have now priced in one more increase in May, and then every meeting the rest of this year, they're pricing in rate cuts. Are they getting this totally wrong from the Fed, or is there something different about the way you're looking at it, given that you're now thinking that moves might be appropriate as opposed to ongoing? So we published an SEP today, as you will have seen, and it shows that basically participants expect relatively slow growth, gradual rebalancing of supply and demand in the labor market, with inflation moving down gradually. In that most likely case, if that happens, participants don't see rate cuts this year. They just don't. I would just say, as always, the path of the economy is uncertain, and policy is going to reflect what actually happens rather than what we write down in the SEP. But that's not our baseline expectation. Well, if I could follow up and ask, as you look forward into the rest of the year here, are you saying that what you see and the 5.1% basically consensus is based on it will be sufficiently restrictive, or is it leavened by the idea of you don't know what's going to happen? In other words, what should people think about in terms of how the Fed thinks about how far it is from the terminal? It's going to depend. Remember, we're looking, for purposes of our monetary policy tool, we're looking at what's happening among the banks and asking, is there going to be some tightening in credit conditions? And then we're thinking about that as effectively doing the same thing that rate hikes do. So in a way, that substitutes for rate hikes. So the key is we have to have policies got to be tight enough to bring inflation down to 2% over time. It doesn't all have to come from rate hikes. It can come from tighter credit conditions. So that we're looking at, and it's highly uncertain how long the situation will be sustained or how significant any of those effects would be. So we're just going to have to watch.
In the meantime, obviously, at the end of the day, we will do enough to bring inflation down to 2%. No one should doubt that. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. I know we've talked a bit about how Silicon Valley Bank was unique to a certain sector of the economy, but there's also growing concern that there are financial stability risks from the commercial real estate market and loans that will begin to roll over later this year and next, and that smaller regional banks also disproportionately hold those loans. Is there a risk that could mimic the kind of what we saw with SVB to banks that disproportionately are focused in commercial real estate? So, we're well aware of the concentrations people have in commercial real estate. I really don't think it's comparable to this. The banking system is strong, it is sound, it is resilient, it's well capitalized, and I really don't see that as at all analogous to this. Would you be open to an independent investigation separate from the Fed's probe? I welcome that. It's 100% certainty that there will be independent investigations and outside investigations and all that. So we welcome, when a bank fails, there are investigations, and of course, we welcome that. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. Inflation has been rather sticky, so do you need help from the fiscal side to get inflation down faster? We don't assume that. We don't give advice to the fiscal authorities, and we assume that we take fiscal policy as it comes to our front door, stick it in our model along with a million other things, and we have responsibility for price stability. The Federal Reserve has responsibility for that, and nothing is going to change that. So we will get inflation down to 2% in time. And if I could follow on that, but they're working, the spending that's happened is working against what you were doing, right? So it's prolonging inflation? You have to look at the impulse from spending, because spending was, of course, tremendously high during the pandemic, and then as the pandemic programs rolled off, spending actually came down. So the sort of fiscal impulse is actually not what's driving inflation right now. It was at the beginning, perhaps part of what was driving inflation, but that's not really the story now. Hi, Chair Powell, Neil Irwin with Axios. Two questions about aspects of the government's response on Silicon Valley Bank 2 weekends ago. First, why is this new bank funding facility done under Emergency 13.3 authority as opposed to expansion of the discount window, changing the terms of the discount window that's been around a long time? And second, can you discuss the Fed's role in the FDIC guarantee of uninsured depositors and why there's $143 billion on your balance sheets last week supporting that deposit guarantee? Sure. So 13.3 seemed like the right, we have a little more flexibility under Section 13.3. We've done quite a lot under discount window as well. We needed to do a special facility that was designed a certain way, so we did it under 13.3. Really no magic to that. It's only available in unusual and exigent circumstances, and it has to meet certain requirements, but it seemed to be the right place. So with the FDIC, we're lending to in effect, we're lending to the Bridge Bank. So that's where the funds came from, and it's a loan that's 100% guaranteed by the FDIC, so there's no risk in it for us. Thank you, Chris Rugaber at Associated Press. The SEP suggests one more rate hike, as does the change in the language in the statement, and which suggests that you're perhaps nearing the end of a cycle of rate hikes. Do you feel, though, that if inflation remains high, you'll be able to resume additional hikes as needed, or have you somewhat tied your hands here with these signals about rate hikes coming to an end? No, absolutely not. No, if we need to raise rates higher, we will. I think for now, though, we as I've mentioned, we see the likelihood of credit tightening. We know that can have an effect on the macroeconomy, on demand, on labor market, on inflation, and we're going to be watching to see what that is. And we'll also be watching what's happening with inflation and in the labor market. So we'll be watching all those things, and of course we will eventually get to tight enough policy to bring inflation down to 2%. We'll find ourselves at that place.
Hi, Chair Powell. Thanks for taking the question. Kyle Campbell with American Banker. I have a couple questions about the balance sheet. First of all, I'm curious at what point the financial supports that the Fed is extending through the discount window and through its enhanced lending facility might be at odds with the objective of reducing the balance sheet. I'm also curious what your thoughts are on not just the availability of reserves, but the distribution of them throughout the banking system, and at what point you might be concerned about it being scarce for certain banks. So, so people think of QE and QT in different ways. So let me be clear about how I'm thinking about these recent developments. So recent liquidity provision that has increased the size of our balance sheet, but the intent and the effects of it are very different from when we expand our balance sheet through purchases of longer-term securities. Large-scale purchases of long-term securities are really meant to alter the stance of policy by pushing up the pricing, down the rates, longer-term rates, which supports demand through channels we understand fairly well. The balance sheet expansion is really temporary lending to banks to meet those special liquidity demands created by the recent tensions. It's not intended to directly alter the stance of monetary policy. We do believe that it's working. It's having its intended effect of bolstering confidence in the banking system and thereby forestalling what might otherwise have been an abrupt and outsized tightening in financial conditions. So that's working. In terms of the distribution of reserves, we don't see ourselves as running into reserve shortages. We think that our program of allowing our balance sheet to run off predictably and passively is working. And of course, we're always prepared to change that if that changes, but we don't see any evidence that that's changed. Hi, Chair. Katarina Saraiva with Bloomberg News. The minutes of the January-February meeting, the last meeting, indicate that you discussed the possibility of runs on non-bank financial institutions and the impact of large unrealized losses on bank portfolios. Can you talk a little bit more about that discussion, kind of what was talked about in light of that, and then why didn't the Fed, do anything about that at that point to ultimately prevent, what happened this month? I mean, to be honest, I don't recall the specifics of that. It's quite an interesting 7 weeks, but but I will tell you that there have been presentations about interest rate risk. I mean, it's been in all the newspapers. It's not a surprise that there are institutions that have had unhedged long positions in long duration securities that have lost value as longer term rates have gone up due to our rate increases. So that's not a surprise. I think, as you know, as it is now on the public record, the supervisory team was apparently very much engaged with the bank repeatedly and was escalating, but nonetheless what happened. And so that's really the purpose of one way to think about the review that Vice Chair Barr is conducting, is try to understand how that happened and try to understand how we can do better and what policies we need to change. I mean, one thing is the speed of I'll come back to that, the speed of the run. It's very different from what we've seen in the past, and it does kind of suggest that there's a need for possible regulatory and supervisory changes, just because supervision and regulation need to keep up with what's happening in the world. Can you confirm whether or not the board knew about these escalations by the examiners in San Francisco? I'll have to come back to you. Simon Rabinovich with The Economist. Thank you very much. Chair Powell, you stated twice today that all depositors' savings in the banking system are safe. Are you saying that de facto deposit insurance covers all savings? Shouldn't Congress have a say in that? And just by way of example, if a bank with less than $1 billion in assets failed, are you promising to bail out all of its depositors? Well, I'm not saying anything more than I'm saying. So what I'm saying is you've seen that we have the tools to protect depositors when there's a threat of serious harm to the economy or to the financial system, and we're prepared to use those tools. And I think depositors should assume that their deposits are safe. Thank you, Chair Powell. Greg Roth from MarketWatch.
I was wondering if you could give us a little bit more color. You gave just a little bit of color. You said during the first week of the Silicon Valley weekend, you said the question you guys asked was, how did this happen when you saw Silicon Valley Bank? So I was wondering if you could go to the Credit Suisse merger. I mean, wasn't that the big gorilla in the room? Didn't you breathe a sigh of relief when that merger happened? Thanks. Sure. So, that was really the Swiss government. We, of course, were following it over the course of the weekend, and we were engaged with their authorities in the way that you would expect, all the ways that you would expect. It seems to have been a positive outcome in the sense that the transaction was agreed to, and it has been, the markets have accepted it, and it seems to have gone well, and I think there was a concern that it might not go well. So coming into the middle of this week, yes, I would say that has gone well so far. Hi, thank you, Chair Powell. Nicole Woodkind with CNN Business. In the summary of economic projections, the FOMC sees the unemployment rate increasing to 4.5% this year. I'm wondering how you anticipate preventing this from snowballing while using the admittedly blunt tools at your disposal. So that's an estimate of what will happen as demand slows and as conditions soften in the labor market. And it's a highly uncertain estimate. And we have to bring inflation down to 2%. The costs of bringing it down, there are real costs to bring it down to 2%, but the costs of failing are much higher. And if you read your history, as I'm sure you have, you can see that if the central bank doesn't get inflation back in place, make sure that inflation expectations remain anchored, you can have a long series of years where inflation is high and volatile, and it's hard to invest capital. It's hard for an economy to perform well, and we're looking to avoid that, and to get back to where we need to be, back to where we were for a quarter century, and get there as quickly as we can. Historically, it's been hard to contain unemployment, and the question is, do you worry about some sort of snowball effect, and how do you factor that into your projections and your goals? It depends on whether so recessions tend to be nonlinear, and so they're very hard to model. The models all work in a kind of linear way. If you have more of this, you get more of that. But when a recession happens, the reactions tend to be nonlinear, and that's so we don't know whether that'll happen this time. We don't know. If so, we don't know how significant it will be. And so, we're very focused on getting inflation down, and because we know in the longer run that is the thing that will most benefit the people we serve. That's how we can have a long. We've had very strong labor markets through these long expansions that we've had. 4 of the 5 longest, or 3 of the 4 longest expansions in U.S. history have been really since the high inflation period. And the reason was inflation wasn't forcing the central bank to come in and stop an incipient or an expansion. You can have very, very long expansions without high inflation, and we had several of those, and they're very good for people. You see late in an expansion, you see low unemployment, you see the benefits of wages going to people at the lower end of the wage spectrum. It's just a place that we should try to get back to. Chair Powell, Jean Young with Market News. I just wanted to ask, with all the events of the past 2 weeks, do you still see a possibility of a soft landing for the U.S. economy? It's too early to say really whether these events have had much of an effect. It's hard for me to see how they would help the possibility, but I guess I would just say it's too early to say whether there really have been changes in that. The question will be how long this period is sustained. The longer it's sustained, then the greater will be the likely declines in or tightening in credit standards, credit availability. So we'll just have to see. I do still think, though, that there's a pathway to that. I think that pathway still exists, and we're certainly trying to find it.
Hi, Chair Powell, Nancy Marshall-Genser with Marketplace. Just wondering how many financial institutions have been issued matters requiring attention or matters requiring immediate attention citations at this point? How many? I don't know. But those are serious regulatory, particularly immediate attention. And I guess there were 6 of them. So. And getting to the seriousness of it, how are you going to ensure that banks comply with these citations, take them seriously? How will we enforce them? That is a great question and is right in the heart of what the review will be done under Vice Chair Barr's leadership. So I think that's what you think about and what can we do to make sure. But again, that's not for me to answer today. I have specific thoughts on that. Well, I see. If I did, I wouldn't share them because I really, this review is going on, and I want nothing other than us to find out what happened and why, figure out what we can do to do better, and then implement those changes. That's all I want. It's for me to be giving you my half-formed or partially informed thoughts. It just isn't appropriate. There's a real serious review going on with people from all over the Federal Reserve System who are not connected to this, to this work, not connected to this bank, and under again Vice Chair Barr's leadership, and I'm confident that it will produce a satisfactory result. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. Curious, how do you view financial conditions right now? If credit becomes expensive enough, choking off growth, as you said you're watching for, would that situation warrant a rate cut? What situation would warrant a rate cut? And have the bank failures prompted any discussion around changing the implementation of the balance sheet runoff? Thank you. So we haven't really talked about changing the balance sheet implementation. That's not something we've discussed yet. As I mentioned, we're always willing to change that if we conclude that it's appropriate, but we're really not seeing any signs there. Sorry, then the question before that was, just give me a... Curious how you view financial conditions now, and if credit were to tighten enough, if that would prompt a rate cut. So, financial conditions seem to have tightened, and probably by more than the traditional indexes say, because the traditional indexes are focused a lot on rates and equities, and they don't necessarily capture lending conditions. So we think that, though. So there are other measures which if they're focused on, bank lending conditions and things like that, they show some more tightening. The question for us, though, is how significant will that be, and how, what will be the extent of it, and what will be the duration of it, and then, once you know that, there's a fair amount of research about how that with broad uncertainty bands, how that works its way into the economy over what period of time. So, so we'll be looking to see the first part of that, like how serious is this, and how does it look like it's going to be sustained? And if it is, it could easily have a significant macroeconomic effect, and we would factor that into our policy decision. I mentioned with rate cuts, rate cuts are not in our base case, and so that's all I can say. So, thank you very much. हाँ भाई, कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड होंगे भाई, सुनाना है स्पीच। क्या लग रहा है भाई स्पीच सुन के? मार्केट तो ठीक है, अभी क्लोज होने में यूएस का मार्केट और 2 घंटे हैं, तो 1 घंटा है, तो टाइम जोन चेंज हो गया ना, जितना भी है। तो क्या लग रहा है भाई आपको सुन के? फिर मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। अरे कॉल पुट छोड़ो यार, अपना इसका बताओ, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस
पोजिशनल है, जून वून या उसके बाद है, उनको कोई मतलब नहीं कल मार्केट कहाँ ओपन होगा। वीकली मंथली हैं कुछ ट्रेड्स तो ठीक है। ही वॉज स्ट्रेस्ड, ठीक है। हॉकिश, ओके। नेगेटिव मतलब वही हॉकिश। पैनिक वैनिक तो कुछ नहीं है। हॉकिश बट मार्केट नॉट बाइंग longer for higher. More rate cuts ahead to contain inflation at any cost. More rate hikes बोलना चाह रहे होगे आप, शिव प्रसाद। पॉवेल से ज़्यादा तुम्हारा स्पीच सुनने में मज़ा आया। मेरी स्पीच शुरू भी नहीं हुई भाई। Powell knows that economic crash is only solution, but want to slow down to the extent possible. ये सही पकड़े हैं आप तुषार भाई। देखो क्लोजिंग कैसे होती है वो देखना होगा, है ना, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ ही स्विंग दे रहा है। क्लोजिंग कैसे होती है प्लस सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करते हैं, थोड़ी एक इवेंट हुआ उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट क्योंकि एक्सपेक्टेड था 25 बेसिस पॉइंट वैसा ही हुआ है, तो कोई बहुत बड़ा ऊपर का या बहुत बड़ा नीचे का इमीडिएटली कोई स्विंग थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं। तो जिस माहौल में है एक दिन में चीज़ें पलट जाती हैं। ट्रैवल सरकार, जब तक 2-3 बैंक डूबेंगे नहीं तब तक रेट कट का सवाल ही नहीं। ऐसी भी अपनी गलती से डूबा है, उसने कह दिया। सही बोल रहे हो। He looks confident about reducing inflation. Confident से बेटर वर्ड है determined. Interestingly, he said index is not reflecting QE. Inflation is the target. Okay. No rate cut this year. एक हाईलाइटेड कमेंट आ गया भाई मनोज भाई बोल रहे हैं ट्राइंग टू सॉल्व नॉन लीनियर प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन विथ लीनियर रेट हाइक्स। मैथमेटिकली इट्स लाइक स्विंगिंग बैट इन द डार्क लाइक द 6 भज्जी यूज्ड टू इट। क्या एग्जाम्पल दिया भज्जी ने। भज्जी तो अच्छे छक्के मारता था यार। स्विंग बैट लेग साइड, हाँ लेकिन लेग में ही मारता था, ये भी सही है। बॉल गोज टू 6 ऑन द ऑफ साइड। ये है, उसने रेट हाइक्स के अलावा भी बोला है कि दूसरे तरीके भी हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, क्रेडिट टाइटनिंग। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ उस पर। कल से मतलब एक ट्रेंड तो शुरू होना चाहिए। मोस्ट लाइकली नीचे गई, गैप अप हो जाए बस, हम तो दुआ यही करते हैं। आज यूएस बुलिश क्लोज हो, कल थोड़ा और ऊपर रहे, कॉल साइड से कल निकल जाए और ऊपर थोड़ा पुट वुट भी सस्ते मिल जाएं, और कल से गैप अप हो और फिर नीचे की यात्रा शुरू हो जाए। ये तो बेस्ट केस है भाई हमारा एज ए ट्रेडर, बट ये चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है, देखेंगे कल क्या होगा, है ना। तो बहुत शॉर्ट में बताऊं, देखो लोगों को मतलब सबसे बड़ा एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई
आई एम नॉट सेइंग मोर देन व्हाट आई एम सेइंग। वो एक क्वेश्चन था रेट कट को लेके, जिस पे उसने बिल्कुल थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर आ गया था कि भाई मेरे मुंह से निकलवाओ मत सब कुछ। रेट कट वाला जो मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा था ना, उस पे देखो एक चीज़ क्लियर हो गई। लोगों को लग रहा था कि सिलिकॉन वैली क्रैश हो गया है, तो जो भी है बैंक फेलियर्स, बैंक रन, तो इस वजह से फेड कोई पैनिक में आ जाएगा और रेट कट होगा फेड पिवट होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग बहुत मतलब ये लोग अपनी गलती समझ चुके हैं कि भाई इन्फ्लेशन, हमने जो मनी प्रिंटिंग की थी ये बहुत बड़ी भारी गलती थी और इसको कैसे भी करके ठीक करना है। ठीक है, तो एक चीज़ तो उसने क्लियर बोल दी कि हमारा टारगेट इन्फ्लेशन 2% है एंड नो बडी शुड डाउट दैट। तो अभी ये बोल रहे हैं, बाकी इसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, बट अभी तो मान लेते हैं कि हाँ भाई, मैं थोड़ा सा इस पे कम ट्रस्ट कर रहा हूँ जो बोला। मैं ट्रस्ट ज़्यादा करता अगर ये आज 50 बेसिस पॉइंट हाइक बढ़ा देता है ना, क्योंकि बट देन उसने उसको क्लैरिफाई किया कि रेट हाइक इज़ नॉट द ओनली टूल, और क्रेडिट टाइटनिंग करके भी वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो भी है ना। तो एक चीज़ तो क्लियर है, फेड पिवट अभी नहीं हो रहा है, इसका मतलब मार्केट क्रैश अभी नहीं हो रहा है ना। और खींचेंगे, देखो 2% इन्फ्लेशन लाना है तो उसने भी इनडायरेक्टली बोल ही दिया कि इकोनॉमी को क्रैश होना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अगले साल तक 1% बढ़ जाएगा, है ना, वी विल कंटिन्यू टू हाइक मोर, सारी चीज़ उसने हॉकिश ही बोली हैं, है ना। तो एक चीज़ उसको क्लियर है कि इकोनॉमी क्रैश होगी तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। उसके दो रास्ते हैं, या तो जल्दी गेम ओवर कर दो, है ना, या फिर धीरे धीरे करो। तो इन पे एक थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर ये है, रहता ही है, सेंट्रल बैंक्स हैं वहाँ पे भी अपनी पॉलिटिक्स है जो भी, कि भाई किसी तरह कुछ देखो तरीका सॉफ्ट लैंडिंग का, कि मतलब स्टॉक मार्केट क्रैश ना हो और ये सब ना हो। तो इंसान क्या करता है, देखो मतलब उसको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ। क्या एग्जांपल ले सकता हूँ भाई, आपको किसी दोस्त का पैसा उधार देना है ना, दोस्त का पैसा आपको उधार देना है और आपके पास उतना पैसा नहीं है ना, आपके पास उतना पैसा भी है नहीं, या आपके पास है भी तो आपको पता है कि मैं सारा का सारा इसका चुका दूंगा तो मेरे रोटी के वांदे, खाने के वांदे पड़ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, उसकी जो किस्तें हैं वो कम करते जाओगे, भाई है नहीं यार थोड़ा कम ले, है ना, उसको टालोगे, मतलब मैटर को टालोगे, जितना खींच सकते हो खींचोगे, और उसमें से कोई रास्ता ढूंढोगे कि भाई मैं इधर उधर से जुगाड़ करके इसका चुका दूं, मतलब जितना टाइम बाय कर सकते हो वो करोगे। तो फेड इफेक्टिवली वही कर रहा है ना, छोटे छोटे हाइक्स करके 0.25 0.25, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग उतनी तेज़ी से नहीं कर रहा है जिससे बैलेंस शीट पे जितने क्वेश्चंस पूछे गए कि कम होने की जगह ये तो बढ़ रही है, तो उसने उसको ऑब्वियसली आंसर वही देता कि क्राइसिस मैनेज करने के लिए जो भी है। तो बहुत स्लोली ये कर रहे हैं काम, है ना। तो कहना कि एकदम सीरियस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एकदम सीरियस होते थे पॉल वॉकर स्टाइल में आज ही हो सकता है 100 बेसिस पॉइंट हाइक भी कर देते, 50 तो कर ही सकते थे अगर इन्फ्लेशन के लिए बहुत सीरियस होते। तो ये कुछ नहीं है, टाइम बाय कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं कुछ रास्ता हो निकले जिससे इकोनॉमी क्रैश ना हो, और थोड़ा थोड़ा हाइक करते रहो। बट इससे एक चीज़ समझ में आती है, इकोनॉमी अभी भी ठीक है उनकी, और सिलिकॉन वैली वैली जैसे ट्विटर स्पेस में भी अपन ने बात की थी, वीडियो भी बनाया था कि भाई ये इतना बड़ा इशू नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस जैसा जो लीमन ब्रदर्स का था वैसा कुछ नहीं है, तो संभाल लिया जाएगा, है ना। तो वैसे ही है, उसका कुछ इम्पैक्ट एफओएमसी पे भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो कुछ नहीं है, टाइम बाय कर रहे हैं, और
जैसे अभी 4.7 4.5% तक बढ़ाया तो सिलिकॉन वैली बैंक का निकल के आया। अभी और 0.25 बढ़ाया है, फिर और 0.25 बढ़ाएंगे तो कोई और बैंक या कोई और कंपनी या कोई और डिफ़ॉल्ट, इस बैंक्रप्सी, कहीं कुछ ऐसा निकल के आएगा तभी अचानक से रेट कट करना शुरू कर देंगे, है ना। तो क्या बोलते हैं, घसीट रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कोई इमीडिएटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो मार्केट पे, और ओवरऑल डायरेक्शन तो नीचे की ही है ना। अनलेस अनटिल जैसे फेड बैलेंस शीट बड़ी है, ये एकदम स्काई रॉकेट स्पीड में बढ़े और हाइपर इन्फ्लेशन दोबारा से मनी प्रिंटिंग एक्सटेंसिवली हो जाए। ये सिर्फ इन्होंने सिलिकॉन बैंक वैली सिलिकॉन वैली बैंक मैनेज करने के लिए प्रिंटिंग की थी इन्होंने, जितना भी था। ठीक है, तो जैसा चल रहा था मार्केट इतने महीनों से वैसे ही चलेगा। और एक बार US 10 ईयर माइनस US 2 ईयर यील्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यील्ड कर्व्स। बिटकॉइन की तो लग गई 2%। मुझे लग रहा है स्लो ग्रैनुअल फॉल टाइप्स मार्केट रहना चाहिए आगे। 10 ईयर माइनस 2 ईयर 0.49 है ना, 0.55 था और 0.49 आया है, मतलब अनइन्वर्जन हो रहा है। दिस इज़ गुड। इसका मतलब ये है कि इंडियन मार्केट, इमर्जिंग मार्केट्स गिरने चाहिए, है ना। इसका कम होना मतलब बॉन्ड मार्केट में पैसा जा रहा है। तो ये 0.5 या 0.45 या 0.4 के नीचे आ जाए ना 10 ईयर माइनस 2 ईयर स्प्रेड, हम वापस 16,800 की तरफ जाएंगे। और यहीं रहते हैं 0.5 के आसपास, तो हम 17,000 के आसपास घूमते रहेंगे। ठीक है, तो इमीडिएटली तो यही दिखता है, और देखते हैं आगे। ठीक है भाई, तो कल के मार्केट का व्यू तो अब देखते हैं अभी क्लोजिंग कैसी होती है, और कल एशिया कैसे खुलते हैं, और कल सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या चलते हैं। SGX निफ्टी तो वहीं है, मतलब इवन US मार्केट में भी कहीं कुछ मूव नहीं आया, फ्लैट, बिकॉज 0.25 बेसिस पॉइंट जितना एक्सपेक्टेशन था वैसे ही। तो कल ऐसा हो सकता है मैं अपने कॉल साइड से निकल जाऊं, है ना, क्योंकि दोनों साइड प्रीमियम गंवाने का कोई मतलब नहीं। कॉल्स वैसे ही अच्छे खासे प्रॉफिट में है, 16,850 के आसपास बाई किए थे 3 गुना, ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना हो गए। और आज भी कुछ बाई किए थे, कहीं प्रॉफिट बुक करके शिफ्ट कर, बट जो भी रेंज में दिख रहा है मार्केट, तो कॉल्स में प्रॉफिट है तो वो मैं बुक करने का देखूंगा कल। ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ ये नहीं होता, तो कल हो सकता है मार्केट जहाँ भी खुले, और वहाँ से फिर आधा आधा परसेंट, वही छोटी छोटी 4 5 6 कैंडल लगातार नीचे बना के आए। ऊपर के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता रहेगा। और अपना लोकल ये नहीं भूलना है, अदानी वदानी ये सब इश्यूज चल रहे हैं, तो वो कभी भी कुछ वहाँ कांड हो सकता है ना। तो यही है यार। कोई बड़ा एक्शन फिलहाल तो नहीं दिख रहा। रेट कट हो जाता तो मार्केट की आज तस्वीर बदल जाती। रेट कट या रेट पॉज भी हो जाता तो चलो यार, कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ फिर अपन क्लोज करेंगे ना। सोना भी है, सुबह भाई क्रिकेट खेलने जाना है, फिर देखेंगे मार्केट कल का कल। बट क्लोजिंग अगर ऐसा डी लो की तरफ होती है S&P की, वही जहाँ भी आया था 390, कल भी नेगेटिव डाउ फीचर्स रहते हैं तो अपना डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा, है ना। और नहीं तो बेस्ट केस तो वही यार, थोड़े कॉल्स महंगे हो जाए कल, तो अच्छे प्राइस में, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में निकल जाओ कॉल्स में तो अच्छा है। बट मैं कॉल्स होल्ड करने का मेरा अब कोई प्लान नहीं है। अगर पॉज करते रैली आती या रेट कट करते रैली आती तो अच्छा रहता, 1 2 दिन ग्रीन रहता और फिर क्रैश जैसा सिनेरियो बनता। अब धीरे धीरे मतलब रेंज बाउंड मार्केट टाइप्स दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है।
वेट वेट वेट, एक बार विक्स देख लेते हैं। विक्स स्पाइक तो मारा था, बट आज इसकी S&P विक्स की क्लोजिंग भी इम्पोर्टेंट रहेगी। विक्स अभी भी मतलब हाँ उतना कुछ खास नीचे आ गया थोड़ा सा। जापान ओपन के फ्यूचर्स देखते हैं क्या बोल रहे हैं। भी अपने हाइस से थोड़े थोड़े नीचे हैं सब, रेंज बाउंड टाइप सीन दिख रहा है सब जगह। बट देखो पिछले भी जो FOMC रही हैं उसमें एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही 0.25 25 बेसिस पॉइंट ये सब रहा है, तो मार्केट एक दिन 2 दिन रेंज में रहता है, फिर एक डायरेक्शन पकड़ता है। तो कल हो सकता है एक ट्रेंड बने, और मोस्टली नीचे का ही लग रहा है ना। बट क्रैश जैसे सीन अभी नहीं दिख रहा, जब रेट कट होंगे तब शुरू होगा। रेट कट विल टेक मार्केट अप। भाई मेरा तो व्यू है डाउन, तो हो सकता है टेम्पररी अप बट मेजर डाउन। थैंक यू फॉर स्टेइंग अप फॉर सपोर्टर्स। हाँ यार कोशिश तो कर रहे हैं यार। फेड ही वो क्या बोलते हैं, किकिंग द कैन वाला है, ढरकाते रहो मामला चल रहा है, घसीट रहे हैं, क्या करें यार, क्या करें। अपने कंट्रोल में अपना रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट है, बाकी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है। तो कल से अपन शुरू हो जाएंगे वापस अपनी ऑप्शन राइटिंग में। अभी तक तो अवॉइड की थी ऑप्शन राइटिंग, और सही डिसीजन भी था वो, दोनों तरफ स्विंग दे रहा है। बट कल से मार्केट राइटिंग के लिए अच्छा हो जाएगा, स्पेशली कॉल राइटिंग। बट बॉन्ड यील्ड्स डाउन हो गया है। बॉन्ड यील्ड्स का डाउन होना अच्छा है ना। बॉन्ड यील्ड्स का डाउन होना मतलब बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है। बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है मतलब बॉन्ड मार्केट में पैसा जा रहा है। बॉन्ड मार्केट में पैसा कहाँ से जाता है? इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, है ना, दूसरे जो एसेट क्लासेस हैं, इमर्जिंग मार्केट, यहाँ से निकल के पैसा US के बॉन्ड मार्केट में जाता है सेफ्टी की तरफ। तो यील्ड का गिरना इज गुड फॉर बियर्स, है ना, इन बियर्स इन स्टॉक मार्केट। इक्विटी का गिरना अच्छा है। इसको हम चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो ये कौन सी लाइनें खींची थी समझ याद ही नहीं है, एक मिनट। एकदम इस ट्रेंड पर है यार, ये कौन सा, हाँ ये आवरली ट्रेंड। इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए ना 3975, है ना, इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए आइडियली। यहाँ पर ये जो गैप है ना, ये अगर आज 3950 या इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो समझो बियर्स की कल से ही बल्ले बल्ले है ना। ये ट्रेंड टूट जाएगा और फिर एक मेजर यहाँ पर, ये तो 3820 के आसपास है ना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई से चल रहा है, 3820 वाला। ये इसको वीकली पे देखना पड़ेगा तब दिखेगा। ये देखो ये वाला, ये ऑल टाइम हाई से चल रहा है ये ट्रेंड ना। तो ये बुल ट्रैप हो सकता है ना। कितना 3-4% ऊपर चला गया ट्रेंड लाइन तोड़ के, है ना, रीटेस्ट किया फिर ऊपर, और इस बार फेल होगा, बहुत गंदा होगा अगर होगा तो। वाटरफॉल टाइप्स क्या दिखा रहा था यार मैं, यील्ड्स, है ना। ये यार ये 0.4, और मतलब ये जितना बढ़ते जाएं, मतलब जितनी ग्रीन दिखे उसमें उतना अच्छा है। तो यील्ड्स देख लेते हैं। है ना, 2 ईयर यील्ड सबसे ज़्यादा गिरे हैं, 4% के नीचे आ गए। ठीक है, ये और गिरे तो अच्छा है। इसको अगर मैं मंथली पे लगाऊं, ठीक है, और आप देखो
कि यील्ड्स जब गिरना शुरू होते हैं तो स्टॉक मार्केट में मतलब निफ्टी में क्या होता है। ठीक है, यहाँ हम देखें तो अभी भी हाईज के आसपास ही हैं। ठीक है, यहाँ से जब यील्ड्स गिरना शुरू हुए थे, है ना, तो मार्केट एक रेंज में हो गया था यहाँ पर, और उसके बाद कोविड बोलो या जो भी बोलो, जिस बहाने से ही मार्केट गिर गया। यील्ड्स का गिरना मार्केट के लिए बियरिश होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी यील्ड्स अब गिरना शुरू हुए हैं ना। अभी हम यहाँ आए और नीचे आए, थोड़ा 2% के रेंज में आए, तो हम कहीं नीचे होंगे, है ना, निफ्टी पर। और हिस्ट्री में जाएं तो ये देखो यील्ड्स पे यहाँ बड़ी रेड कैंडल बनी, ये जनवरी 2016, है ना। तो निफ्टी 7500 से 68, मतलब 10% यहाँ भी गिर गया था मार्केट। और थोड़ा बड़े वाले मूव्स देखते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पर यील्ड्स गिरना शुरू हुए थे, ये अप्रैल 2011, निफ्टी एकदम फ्री फॉल वाले मोड में। तब यूरोप का क्राइसिस कुछ चलता था, है ना। और एक्स का ऐसा इमीडिएटली नहीं है, यहाँ पे देखो यील्ड्स गिर रहे थे तो मार्केट रैली भी किया था। ये एक वो अलग पीरियड था इलेक्शन वाला, बट यहाँ देखो, यहाँ ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो यील्ड्स गिरना शुरू हुए, मार्केट रैली, और जब यील्ड्स तेज़ी से गिरना शुरू हुए, मतलब देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल। इस कैंडल का हाई लो देखे हैं तो 3.95 हाई है और लो 2.9। ठीक है, इस कैंडल का हाई देखें तो 3.0 से 1.9, मतलब 1% एक ही कैंडल में। और देखो मार्केट कैसा वाटरफॉल जैसा गिरा है। ये तो रिसेशन वाले ही पीरियड था ना। तो ये इतनी तेज़ी, जितनी तेज़ी से ये यील्ड्स गिरे हैं ना, 3% के पास आए, 2% के पास आए, उतना ही मार्केट तेज़ी से क्रैश होगा। ठीक है, और इवन इसको पहले भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखो, ये देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी, मार्केट जो भी है नीचे ही आया 2000 में। यहाँ देखो, यहाँ से यील्ड्स गिरना शुरू हुए, है ना, और वहीं से मार्केट गिरना शुरू हुआ। ठीक है, तो पैटर्न जो बन रहा है अभी, कि ये पहला ही महीना है देखा जाए तो जिसमें यील्ड रेड कैंडल बना रही है। ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए, और ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड है इसका 10 ईयर माइनस 2 ईयर, ये पॉजिटिव में आना, ये सब होगा। ठीक है, और यहीं से मार्केट क्रैश की शुरुआत होगी, और यही मैं अपने ट्रेड्स में कर रहा हूँ, टाइम लेके कर रहा हूँ। जून के पुट्स हैं, सितंबर के पुट्स हैं, वहाँ पर बड़ा पैसा लगा है। बाकी वीकली मंथली कुछ पोजीशंस हैं, है ना। जो मैंने 17,500 के कॉल लिए थे 16,850 वाले डिप में, उससे भी मैं कल मोस्ट लाइकली निकल जाऊंगा, है ना। जहां मुझे प्राइस एक्शन दिखा के रेड कैंडल बनने की तैयारी हो रही है, या मार्केट रेंज मोड में जाने को तैयार हो रहा है, तो मैं उससे भी निकल ही जाऊंगा। क्योंकि ये कॉल्स जो लिए थे डिप्स पर, वो इसीलिए लिए थे कि अगर रेट कट होता है, कुछ हाइपर इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो बनता है 22 मार्च, ये अपना FOMC के बाद, तो ये कॉल्स बहुत मल्टीप्लाई हो जाएंगी या अच्छा खासा ठीक ठाक रिटर्न दे जाएंगे। तो इनमें लॉस, इसमें मतलब प्रॉफिट जो मिल रहा है वो बुक करके या कॉस्ट पे भी निकल जाए और पुट होल्ड करेंगे। ये मैं कल करूँगा। कल जो भी मैं करूँगा मैं बता दूंगा मेंबरशिप में। 9 बजे मैं पोस्ट करता हूँ, 9 सवा 9 के आसपास। जो भी मेरा प्लान होगा कल का, वो मैं मेंबरशिप में बता दूंगा ना। तो जो लोग भी चाहो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ये अच्छा है यार, और नीचे जाए तो इसका डे का देखें, डे लो के आसपास हो तो अच्छा है। ये आज अपने लो पर ही क्लोज करे तो अच्छा है, 3.91 है। बात करते करते ये फिर घुस गया। 3950 के आसपास क्लोज हो अगर, तो इसको मैं बोलूँगा कि बियरिश रहेगा क्लोजिंग।
ठीक है भाई, थम्स अप दे दो, क्लोज किया जाए, सोते हैं यार, है ना। इंडिया मैच हार गई यार, जब से हमारे नेताजी स्टेडियम में घुसे हैं तब से पनौती हो गई है बिल्कुल। टेस्ट मैच हार रहे हैं, वनडे हार रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। टीम लिंक दे दो, किसी को ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। और कल लाइव मार्केट में ही कनेक्टेड रहते हैं सारे मेंबर्स, तो पोस्ट करता रहता हूँ मैं वहाँ पर, जो भी मेरे व्यूज़ होते हैं सब रियल टाइम। और किसी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेरी तो हाईलाइट करके कर दो, है ना, क्योंकि अभी सारे कमेंट पढ़ने जाऊँगा तो और 1 घंटा हो जाएगा। क्रूड ऑयल मरेगा सब बुल्स की, निफ्टी विल गो डाउन 16,500 इन अप्रैल। क्रूड ऑयल भी है बट बॉन्ड मार्केट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मूव देख लेता हूँ एक बार, मूव क्या चल रहा है। क्रूड ऑयल तो अभी ग्रीन में ही है वैसे। बट फेड ने वही किया यार जो एक्सपेक्टेड था, कहीं कुछ सरप्राइज करते ना तो बॉन्ड मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती, मार्केट में बढ़ती। बोरिंग वाला काम कर दिया फेड ने। स्लो ग्राइंडिंग मूव, मतलब मेरे ख्याल से बुल्स के लिए, मतलब कॉल बायर ये सोचेंगे कि यार मार्केट वहीं है, ज़्यादा गिरा नहीं, लेकिन मेरे कॉल तो 80% गिर गए। इस टाइप का मार्केट होना चाहिए। तो आज तो बॉन्ड मार्केट वोलेटिलिटी इंडेक्स कम ही हुआ है, 180 समथिंग से 160 के रेंज में। बट ठीक है, चढ़ा भी बहुत था, नहीं मतलब 100 के आसपास था ये फरवरी में, 98 99, वहाँ से डबल हो गया है, तो ठीक है। चलो भाई, कोई हाईलाइटेड कमेंट नहीं है तो सब लोग सोने जा चुके हैं। एक हाईलाइटेड मैसेज आया, संदीप सांगली, कंट्रोल्ड डिमोलिशन है। वैसे ही लग रहा है भाई संदीप भाई। चलो यार सोते हैं, है ना। मज़ा आया हो आज, और ऐसा कुछ बड़ा मूव तो नहीं आया बट ऐसे ही कुछ मज़ा आया हो। FOMC आगे और भी रहेंगी, मैं सोच रहा हूँ हर FOMC पे किया करेंगे, क्योंकि आने वाली FOMC पे और वोलेटाइल रहेंगे मार्केट, है ना, तो उस पर किया करेंगे लाइव इसी तरह। ठीक है भाई, अच्छा लगा थम्स अप कर दो, और मिलते हैं फिर अपन कल मार्केट आवर्स में 9 बजे। SGX क्यों नहीं गिरा भाई? SGX डे लो पर है भाई, 17,1 कितना है, 17,150 है ना, 130 लो था, 17,150 है। कल रेडी है मार्केट, बस ये है कि ज़्यादा रेड होता अगर कुछ पॉलिसी स्टैंस चेंज करता US फेड। अभी वो स्लो एंड ग्राइडनिंग वाला डाउन मूव रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ बहुत ज़्यादा नीचे खुले तो कॉल्स में जो बेनिफिट मिल रहा था वो कम हो जाएगा, थोड़ा ये है। बट ठीक है यार, वेट करेंगे और क्या, जल्दी किसको है। चलो भाई लोग, गुड नाइट, मिलते हैं कल मार्केट आवर्स में। 3950 के नीचे क्लोजिंग करा दो, कल मैं जल्दी लाइव आ जाऊँगा। बट मेंबर्स ओनली रखूँगा यार लाइव अभी, है ना, तो जो लोगों को वर्थ लगता है वो मेंबरशिप में ही रहो फिलहाल, है ना। चलो यार, गुड नाइट।